अस्सलाम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का प्ले है और इस प्ले का नाम है द काउंट्स रिवेंज, जो कि हमारी बुक में मौजूद है। कौन सी बुक है? टू वन एक्ट प्ले की बुक है, रिटन बाय जे एच वॉल्श। यानी काउंट्स रिवेंज के जो ऑथर है या ये कह लें कि जिन्होंने इसको लिखा है उनका नाम है जे एच वॉल्श। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि जो काउंट्स रिवेंज जो है वो असल प्ले नहीं है। जो एक्चुअल प्ले है उसका नाम है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जो कि किसने लिखा था? अलेक्जेंडर डुमास ने लिखा था। ठीक है ना। अब सवाल ये, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पढ़ रहे हैं या काउंट्स रिवेंज पढ़ रहे हैं? हम बेसिकली काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो में से निकाला हुआ एक टुकड़ा, सही है ना, जिसको नाम दिया गया है काउंट्स रिवेंज का, हम वो पढ़ रहे हैं। यानी अगर आप काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पढ़ना शुरू करेंगे, वो तो एक बहुत तवील प्ले है, सही ना, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमें फर्स्ट ईयर लेवल पर काउंट्स रिवेंज पढ़ाया जा रहा है, यानी कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो प्ले में से कुछ हिस्सा, एक कहानी समझ ले हमने निकाली है जिसका नाम है द काउंट्स रिवेंज और रिटन बाय जे एच वॉश। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रो अबाउट द प्ले। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस प्ले के अंदर यानी काउंट्स रिवेंज के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि पहला कैरेक्टर जो है हमारे पास है एडमंड डेंटिस। और जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ेगी तो एडमंड डेंटिस का एक और नाम भी बन जाएगा जिसको कहा जाएगा काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ठीक है। लेकिन इब्तिदा के अंदर इसका नाम एडमंड डेंटिस है, ये कह लें ओरिजिनल नाम जो है बेसिकली क्या है, वो एडमंड डेंटिस है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फर्निंड मंडिगो, हमारा सेकंड कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर भी थोड़े प्ले चलने के बाद इसका नाम भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? काउंट ऑफ मॉर्सफ के अंदर। और वो कैसे होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक कैरेक्टर है, इसका नाम है मर्सिडीज, ये एक लड़की है। ठीक है ना। और मर्सिडीज का नाम भी आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? काउंटेस ऑफ मॉर्सफ के अंदर। अच्छा, फिर रह जाता है अल्बर्ट, बीचम, मोरल, बर्टूशू। ये भी हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में फिर भी, कि बीचम जो है बेसिकली कौन है। ये बेसिकली एडिटर ऑफ पेरिस न्यूज़पेपर है। यानी पेरिस के न्यूज़पेपर का ये एडिटर है जिसका नाम है बीचम। और यूं समझ लें कि अल्बर्ट का फ्रेंड भी है। कौन? वो है बीचम। ठीक है। यानी फ्रेंड ऑफ अल्बर्ट भी है और एडिटर ऑफ पेरिस न्यूज़पेपर भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अल्बर्ट कौन है, ये हम थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे क्योंकि अभी बताने कोई फायदा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मोरल के हवाले से, तो मोरल भी हमारा एक कैरेक्टर है। और हम शॉर्टली अगर हम बता दें आपको तो ये कह लें कि मोंटी का दोस्त है, मोंटी क्रिस्टोस फ्रेंड है ये, मोंटी क्रिस्टोस फ्रेंड। लेकिन सवाल ये है कि इसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि ये तो दोस्ती होगी बाद में जाके, वो हमारे बाद में बताएंगे। फिर एक कैरेक्टर है बर्टूशू। अच्छा, बर्टूशू का भी अभी बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका भी कोई यूज फिलहाल ऐसा है नहीं। ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, कहानी बताते हैं। अब देखें, जैसे हमने बताया कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ये तीन कैरेक्टर्स हैं, एडमंड डेंटिस, फर्निंड मंडिगो और मर्सिडीज। कहानी बेसिकली क्या है? कहा यह जाता है कि ये दोनों जो हैं, ये जो एडमंड और फर्निंड है, इनके बारे में कहा जाता है कि दे वर फ्रेंड्स। ये क्या हुआ करते थे? दोस्त हुआ करते थे। ठीक है ना। कौन कौन दोस्त होते थे? एडमंड डेंटिस और फर्निंड मंडिगो, ये लोग फ्रेंड होते थे। और अगर हम पर्सनली बात करें तो एडमंड डेंटिस बेसिकली कौन था? एडमंड डेंटिस के बारे में कहा जाता है कि ही वाज ए सेलर। SAILOR, सेलर कम्स फ्रॉम सेल। सेल का मतलब होता है कश्ती चलाना। यानी सेलर जो होता है वो कश्ती चलाने वाला होता है। यानी एडमंड डेंटिस जो था वो एक कश्ती चलाने वाला था, एक माहीगीर था। सही। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्निंड के हवाले से कि भाई फर्निंड कौन था, तो फर्निंड के बारे में हम ये जानते हैं ये बेसिकली कौन था। ये एक फिशरमैन हुआ करता था, यानी मछली पकड़ने वाला मछेरा हुआ करता था। ठीक है जी। अच्छा, दोनों दोस्त हुआ करते थे, एक ही कश्ती पर रवाना होते थे। एक बंदा कश्ती चलाता था और दूसरा बंदा क्या करता था? वो जाल डाल के मछलियां पकड़ता था। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाले कैरेक्टर्स अगर समझ में आ गए तो हम आपको थोड़ी सी कहानी की तरफ लेके चलते हैं। कहानी की इब्तिदा कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं। कहानी की इब्तिदा कैसे होती है, तो इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं। ठीक है। और कहानी का आगाज करते हैं। कहानी बेसिकली स्टार्ट कैसे होगी, तो देखिए कहानी स्टार्ट कहां से होती है। कहानी स्टार्ट होती है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, आपको लग रहा होगा ये पानी जैसा लग रहा होगा, लहरें लग रही होंगी। ठीक है ना। ऐसे ही है भाई, लहरें लग रही है भाई, लहरें लग रही है ना।
तो ये लहरें हैं, समझ लें आप। तो असल में ये लहरें नहीं है, समझ लें आप समंदर है, एक छोटा समंदर है, लेकिन समंदर हमेशा बड़े होते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड पे इतने समंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम मिसाल दें आपको, इस समंदर के ऊपर आपको हम दिखाते हैं क्या, एक कश्ती है, ठीक है ना। कश्ती थोड़ी अजीब सी है, लेकिन सपोज कर लें कश्ती है, ये ऐसे ही है भाई। तो फिर इसके बाद अगर हम मिसाल दें, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक करेक्टर है, सही है ना। अब आप खुद ही पहचानिएगा ये करेक्टर कौन है, ठीक है ना। और एक करेक्टर यहाँ पर भी बैठा हुआ, कभी खड़ा हुआ, नहीं बैठा हुआ, समझ में नहीं आ रहा, सही ना। तो दो करेक्टर्स है हमारे पास। एक करेक्टर जो है उसके हाथ में आप देखें, ये हमने इस तरह से दिया हुआ है। अब आप सपोज कर सकते हैं ये चप्पू लग रहा है आपको, जिससे कश्ती चलाई जाती है, ठीक है ना। तो और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, तो इसके हाथ में हमने इस तरीके से एक ये दिया हुआ है, समझ लें जाल टाइप का, ठीक है ना। और इस जाल के अंदर हम आपको एक मछली भी दिखा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये वाकई में ये जाल ही है। और आप देख सकते हैं हमने शार्क बना दी है, छोटी शार्क है, शार्क का बच्चा है, ठीक है ना। अब सीन क्या है, अब देखिए करेक्टर को अगर हम यहां से जज करना चाहें, तो बेसिकली इसके हाथ में चप्पू है, यानी कश्ती चला रहा है। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि कश्ती चलाने वाला कौन था, उसका नाम था एडमंड डेंटिस, यानी कि ये एडमंड है। और दूसरी तरफ देखिए इसके हाथ में जाल है, तो ये जाल से मछलियां पकड़ने वाला कौन है, ये बेसिकली कौन है, ये है फर्नेंड मंडीगो, ठीक है। अब सपोज कर लें आप, ये हमारा किनारा है समंदर का, ठीक है ना। और समंदर के बाहर कहा जाता है एक और करेक्टर मौजूद है, सही है ना, जिसको हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसकी थोड़ी सी हम ये इस तरह से बाल बाल बना देते हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यकीनन ये कोई खातून सी लग रही है, ठीक है ना। और ये जो खातून है बेसिकली इनका नाम क्या है, इनका नाम है मर्सिडीज, सही। और ये कहां से बिलोंग करती हैं, कहा जाता है एक जगह है कैटालोनिया, सही है, वहां से ये बिलोंग करती हैं। इसीलिए इनको इस किताब में क्या कहा गया है, इनको कहा गया है कैटलिन गर्ल, सही। यानी मर्सिडीज जो है ये बिलोंग करती थी कैटालोनिया से, और इसीलिए इनको कहा गया किताब के अंदर कैटलिन गर्ल कहा गया इनको, ठीक है। और कहा जाता है कि ये किनारे पर मौजूद है, समंदर के नजारे कर रही होती हैं, और फिर नजारों ही नजारों में इनको कश्ती आती हुई नजर आती है। और आगे एक बंदा नजर आता है जिसका नाम था एडमंड डेंटिस। और जाहिर सी बात है एडमंड डेंटिस वैसे तो ये समझ लीजिए कश्ती चलाने वाला था, लेकिन कहा जाता है कि काफी ज्यादा बेहतरीन पर्सनैलिटी का मालिक था। और जो मर्सिडीज होती हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये बंदा, और ये उसको बड़ा गौर से देखती हैं। और जब ज्यादा गौर से देखती हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप ये जानते हैं कि मर्सिडीज जो है अपने वाईफाई के सिग्नल ऑन करती हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ये इनको सिग्नल पहुंचाना शुरू करती हैं, यानी उनको देखना शुरू करती हैं, उनको थोड़ा परखना शुरू करती हैं, सही है ना। और आप ये जान रहे हैं कि हमने गौर से देखे, हमने 2-3 सिग्नल थोड़े से आगे पास कर दिए, ठीक है ना। अब होने क्या वाला है, अब हुआ ये कि भाई मर्सिडीज ने जो है थोड़ा सा देखना शुरू करा एडमंड की तरफ, ठीक है ना। तो एडमंड को भी एहसास हुआ कि भाई कोई ना कोई मुझे देख रहा है। तो फिर एडमंड ने भी क्या करा, उसने भी अपनी वाईफाई की डिवाइस ऑन करी, ठीक है ना। और फिर उसने भी सिग्नल्स वापस क्या करे, यानी कि एक्शन का रिएक्शन होना शुरू हुआ। आसान लफ्जों में मर्सिडीज को अच्छे लगे कौन, एडमंड डेंटिस। और फिर एडमंड डेंटिस ने भी जब गौर किया, सही है ना, तो उनको भी थोड़ी सी बेहतर लगी मर्सिडीज। तो कहने का मकसद क्या है कि दोनों जो है वो आपस में जो है वो अट्रैक्शन होने लगी, सही ना। और फिर आप ये जानते हैं कि सबसे अहम बात क्या थी, ये जो कुछ सिग्नल्स थे ये थोड़े से आगे चले गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लें आप इसको, कि फर्नेंड साहब ये समझे कि ये सिग्नल्स किसके लिए हैं, वो मेरे लिए हैं, सही ना। और बेचारे वो भी गलत फहमी का शिकार हो गए फर्नेंड साहब, ठीक है। तो अब ओवरऑल हुआ क्या, लेकिन आप जानते हैं मर्सिडीज ने बेसिकली सिग्नल्स किसके लिए पास आउट किए थे, वो एडमंड के लिए किए थे। तो ऑफिशियली हुआ क्या, जब ये लोग किनारे पे आए, थोड़ी गपशप हुई, इनकी सलाम दुआ हुई, तो कहा यह जा रहा है कि मर्सिडीज और एडमंड जो थे इनकी एक अच्छी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती जो है ना वो कह लें कि एक अच्छे रिलेशन में कन्वर्ट हो गई। और रिलेशन अच्छा कन्वर्ट जो था वो कन्वर्ट हो गया कहाँ पर, वो एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो गया, सही ना, मंगनी वगैरह हो गई, सही ना। और अब ये बहुत जल्द क्या करने लगे हैं, ये शादी करने वाले हैं। लेकिन आप ये जानते हैं दूसरी तरफ एक और बंदा है जिसका नाम क्या है, फर्नेंड मंडीगो। अब फर्नेंड बेसिकली क्या है, फर्नेंड जो है वो इन दोनों को देखकर थोड़ा जेलिस हो रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जेलिस हो रहा है।
और इस कदर जेलस हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है फर्नेंड को भी पसंद आ गई थी कौन, मर्सिडीज, सही ना। और फर्नेंड चाहता था कि मर्सिडीज से रिलेशन उनका बने, लेकिन मर्सिडीज अपना रिलेशन बना बैठी थी किसके साथ, एडमंड के साथ, और एडमंड भी राजी थे। यानी कि यहाँ पर तो एक बेहतरीन सा रिलेशन बन चुका था। और आप देखें कि हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, सही ना। इस सिंगल लाइन के बनाने का एक बड़ा अहम मकसद है। नॉर्मली हमने पढ़ा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सही है, जो कि बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, और वो इतना मजबूत होता है कि उसको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो हमने भी ये बॉन्डिंग जो दिखाई है इसलिए दिखाई है कि एडमंड और मर्सिडीज का रिलेशन इतना बेहतरीन था कि इनको अलग करना, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग करना, इनके बारे में इनको डिफरेंट तरीके से जुदा करने का कोई भी मंसूबा आप बना लें वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ पर फर्नेंड जो है वो भी काफी ज्यादा जेलसी का शिकार हो चुका है, और आप जानते हैं इस तरीके से ये क्या बन जाती है, एक लव ट्रायंगल बन जाती है। अब मसला क्या है कि फर्नेंड चाहता है मर्सिडीज से शादी करना, लेकिन मर्सिडीज चाहती है एडमंड से शादी करना, और एडमंड भी चाहता है मर्सिडीज से शादी करना। तो इस बेचारे की दाल नहीं गल रही, सही ना। अब क्या किया जाए भाई, ऐसा क्या किया जाए कि फर्नेंड जो है वो मर्सिडीज को हासिल कर ले और एडमंड साइड में हो जाए। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत दिमाग चलाने के बाद हमारे इस फर्नेंड ने क्या करा, एक गलत रास्ता इख्तियार किया। और वो गलत रास्ता क्या था वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक करेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं। उस करेक्टर का नाम क्या था, उसका नाम था बोनापार्ट, सही है। उसका नाम क्या था, बोनापार्ट नाम का एक करेक्टर था। अब सवाल ये है कि सर इनको छोड़ने पहले तो ये बताइए बोनापार्ट कौन है। बोनापार्ट जो है बेसिकली कौन था, ये एक स्पाई हुआ करता था। स्पाई का मतलब होता है जासूस हुआ करता था। और जासूस के अलावा ये कौन था, ये था एक ट्रेटर, TRAITOR। ट्रेटर का मतलब होता है ये गद्दार था, सही ना। और इसकी गद्दारी और इसकी जो है ना जासूसी की वजह से इनकी गवर्नमेंट ने इसको सजा के तौर पर क्या किया था, इसको सजा के तौर पर इन्होंने मुल्क से क्या कर दिया था, एग्जाइल कर दिया था। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, जिला वतन कर देना, यानी कि मुल्क से निकाल देना, मुल्क से भगा देना, ठीक है ना। तो बोनापार्ट जो है बेसिकली क्या हो चुका था, एग्जाइल हो चुका था। बहुत सालों पहले इसको मुल्क से मुल्क बदल किया जा चुका था। अब सीन क्या होता है, फर्नेंड जो है वो इस करेक्टर को दोबारा से रिन्यू करता है, ठीक है ना। और कैसे रिन्यू करता है, कहा जाता है ये बनाता है कुछ फॉल्स एविडेंसेस, सही जी। और फॉल्स एविडेंसेस किस तरह के होते हैं, उन फॉल्स एविडेंस के अंदर ये क्या करता है, ये इंगेज करता है किसको, एडमंड डेंटिस को। और इन झूठे सबूतों से और कुछ कॉन्स्पायरेटर्स मिलाता है अपने साथ, कुछ गद्दार मक्कार टाइप के लोग मिलाता है। और वो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, वो एडमंड डेंटिस को झूठे सबूतों के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं कि पहले इस मुल्क में गद्दारी करता था कौन, बोनापार्ट। और अब उसका एजेंट कौन काम कर रहा है यहाँ पर, वो काम कर रहा है एडमंड डेंटिस। और इसके ऊपर गद्दारी और जासूसी के झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। और जब इल्जाम लगाए जाते हैं तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट किया जाता है तो इसको अदालत में भेजा जाता है। अब प्लस जब ये कोर्ट में जाता है, अदालत में जाता है, तो इसका केस चल रहा होता है। अब अदालत के अंदर इसके ऊपर सारे इल्जाम रखे जा रहे होते हैं कि तुम गद्दार हो, तुम ट्रेटर हो, तुम स्पाई हो, तुम जासूस हो, तुम बोनापार्ट के एजेंट हो, ऐसा वैसा बहुत सारे इल्जाम लगाए होते हैं। अब एडमंड बेचारा परेशान हो रहा होता है कि उसे तो गद्दारी का सही मानों में मतलब भी नहीं पता। उसको तो गद्दारी का कहने के उसको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और वो गद्दार हो भी नहीं सकता। बहुत पेट्रियोटिक इंसान था वो, ठीक है ना। लेकिन आप ही जानते हैं कि अदालत में उस पर इतने सारे इल्जाम थोपे गए, तो बेचारा वो अपना डिफेंड ही नहीं कर सका क्योंकि वो मेंटली तौर पर तैयार ही नहीं था, सही ना। तो अब हुआ क्या, जब ये अपना डिफेंड नहीं कर सका एडमंड डेंटिस, तो फिर अदालत ने इसको सजा सुनाई। और सजा क्या सुनाई, इससे कहा गया कि आपको हम जेल में बंद कर रहे हैं। और जेल का नाम क्या बताया गया, डंजन, DUNGEON। सवाल ये सर, ये डंजन क्या होता है, डंजन कहते हैं जेरे जमीन काल कोठरी को, जहां पे दिन के वक्त भी क्या होता है, अंधेरा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, डंजन कहा जाता है। सवाल ये सर, कितने सालों की सजा हुई एडमंड डेंटिस को, कहा जाता है इससे कहा गया कि अब आपको कहाँ रहना है, वहां पर आपने अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक कहां पर रहना है, डंजन में रहना है, यानी टिल डेथ। यानी जब तक आप जिंदा हैं आप जेल में रहेंगे, जब आप मरेंगे तब भी आप जेल में रहेंगे, और उसके बाद फिर बाद में आपको कफन दफन कर दिया जाएगा। तो ये सजा सुनाई गई किसको, एडमंड डेंटिस को, उस गुनाह के लिए जो उस बेचारे ने किया भी नहीं। और ये सारा कुछ कराने वाला कौन था, फर्नेंड मंडीगो।
अब सवाल ये सर ठीक है, ये बेचारा तो चला गया, एडमंड तो जेल में चला गया, तो वक्ती तौर पर सपोज कर लें आप कि ये चला गया जेल में। अब सवाल ये है कि फर्नेंड ने एडमंड को रास्ते से फिलहाल तो हटा दिया, लेकिन क्या इस तरीके से ये मर्सिडीज को हासिल कर सकता है, मर्सिडीज से शादी कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मर्सिडीज तो अभी भी क्या है, जाहिर सी बात है एडमंड जो है जेल में गया, मरा थोड़ी है, सही ना? तो उसको अभी भी आस है और बेचारी कोशिश कर रही है कि मैं जो है ना अदालत में जाऊं, मैं कोई केस दायर करूं, कोई जो है ना हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट कहीं जाऊं जहां से जो है ना इसको एडमंड को वापस लाया जा सके। तो कहा ही जा रहा है कि अब मर्सिडीज जो है अभी भी आस में बैठी हुई। हाँ जी, तो देखिए लिसन, अब सीन ये है कि मर्सिडीज जो है वो चाहती है कुछ भी करूं मैं एडमंड के लिए, उसे लेके आऊं वापस। फर्नेंड ने इतना कुछ किया कि एडमंड को फंसवा दिया, उसके बावजूद वो मर्सिडीज को हासिल नहीं कर पा रहा। तो अब क्या किया जाए? और मर्सिडीज जो है वो कोशिश में लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जाऊं, हाई कोर्ट जाऊं, अदालत में जाऊं, इधर जाऊं और एडमंड को वापस लाऊं। तो फर्नेंड ने सोचा कि यार ये तो सारा प्लान जो है इस पे पानी फिर जाएगा अगर एडमंड जेल से वापस आ गया। तो उसने फिर क्या करा, उसने मर्सिडीज को एक झूठा दिलासा दिया। और वो झूठा दिलासा क्या था? इसने कहा मर्सिडीज तुम कहाँ जेल में जाओगी, कहाँ तुम अदालतों के धक्के खाओगी, सही है ना? तुम छोड़ो इन चीजों को, मैं फर्नेंड ना, मैं दोस्त हूँ किसका, एडमंड डेंटिस का, और तुम परेशान नहीं हो। मैं जो है वो कोशिश करता हूँ, मैं अदालत में जाता हूँ, मैं वकील हायर करता हूँ, मैं केस करता हूँ, मैं एडमंड को लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन असल में वो ये सब इसलिए कह रहा था कि मर्सिडीज अपनी एफर्ट्स को क्या कर दे, रोक दे। और मर्सिडीज बेचारी ने भरोसा किया फर्नेंड पे और कहा कि हाँ फर्नेंड तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके लिए कोशिश करो। तो ये फर्नेंड जो है मर्सिडीज को बेवकूफ बनाता रहता है और रोजाना आके बोलता है कि हाँ मैंने केस दायर कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, मैं वैसी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन करता वर्ता कुछ भी नहीं था। अब सीन क्या है, फर्नेंड ने सोचा कि यार ऐसे कब तक चलेगा, सही है? तो वो क्या करता है, वो कहता है अब एक काम करते हैं, इस मर्सिडीज की जो आस है एडमंड के वापस आने की, इस आस को भी तोड़ देते हैं। तो इस आस को कैसे तोड़ना है, तो देखिए मुलायदा फरमाइए। अब होता क्या है, फर्नेंड क्या करता है, फर्नेंड एक झूठी अफवाह फैलवाता है। और वो झूठी अफवाह क्या है, वो झूठी अफवाह क्या है, फर्नेंड एक रूमर उड़वाता है, सही है ना? और वो रूमर क्या है, अफवाह क्या है, सही है? वो अफवाह ये है कि एडमंड डेंटिस्ट has been died in dungeon, यानी इसने अपने कुछ कॉन्स्पायरेटर से मिलकर एक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा दी किसके पास, मर्सिडीज के पास, कि भाई मर्सिडीज आपके जो एडमंड डेंटिस्ट थे वो बेचारे जेल में क्या हो गए, वो हलाक हो गए, मर गए, उनका इंतकाल हो गया। यानी एडमंड डेंटिस्ट हैज बीन डाइड इन डंजन। अब मर्सिडीज बेचारी जब ये खबर सुनती है तो उसको बहुत सदमा लगता है, बहुत रोती है वो। जब वो ज्यादा रो रही होती है तो फर्नेंड उससे कहता है भाई वहां पे खड़े होकर क्यों रो रही हो, यहाँ पे सर रख के रो लो है। तो बेचारी वो यहाँ रख के सर रख के रो लेती है बेचारी, सही ना? अब उसके बाद फिर क्या होता है, तो मर्सिडीज कहती है चलो कोई बात नहीं, फर्नेंड अगर एडमंड बेचारा मर भी गया है तो उसका आखिरी दीदार तो करा दो, है आखिरी दफा उसको दिखा दो, तो उसकी डेड बॉडी तो ले आओ। अब सवाल ये है कि एडमंड डेंटिस मरा हो तो हम डेड बॉडी लेके आए, लेकिन सवाल वही है कि एडमंड डेंटिस तो जिंदा है, हमने तो झूठ बोला मर्सिडीज से। तो अब फिर क्या करें, अब डेड बॉडी कहां से लाए? तो कहा ही जा रहा है कि फर्नेंड मर्सिडीज को एक और बेवकूफ बनाता है, एक बार और बेवकूफ बनाता है और कहता है मर्सिडीज असल में एडमंड डेंटिस जो था ना उस पर इल्जामात बड़े संगीन थे और उस पर ट्रेचरी के इल्जामात थे, गद्दारी और मक्कारी, वो ट्रेटर था, वो स्पाई था। और इसी वजह से इतने बड़े गद्दारों की जो सजा होती है कि मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी लवाहिकीन के हवाले नहीं की जाती। तो इस बिना पर कहा जाता है कि फर्नेंड मर्सिडीज को रियलाइज करा देता है कि भाई एडमंड की डेड बॉडी हमें नहीं मिल सकती और वो गवर्नमेंट खुद ही क्या कर देगी, उसको कफन दफन करके दफना देगी, हमें उसका मुंह नहीं दिखाया जाएगा आखिरी बार भी। और ये बात मर्सिडीज को समझाने में फर्नेंड कामयाब भी हो जाता है और बेचारी मर्सिडीज बहुत रोती है, लेकिन रो आगे क्या हो जाती है, चुप हो जाती है फाइनली। अब सीन ये था कि ऑफिशियली तौर पर देखा जाए, ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो मर्सिडीज के लिए एडमंड का करेक्टर खत्म हो गया। भाई आप देखें ना, ऑफिशियली तौर पर तो क्या कर दिया गया है, एडमंड मर गया, सही ना? तो कहा जा रहा है अब मर्सिडीज बेचारी तनहा रह गई, सही है ना?
अब मर्सिडीज क्या है, तनहा है। दूसरी तरफ जो फर्नेंड मछेरा था, उसने अपना आखिरी चाल चली, और उसने चाल क्या चली, उसने कहा मर्सिडीज क्या तुमने शेर सुना है? तो मर्सिडीज ने बोला भाई कौन सा वाला? कहता वही वाला कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही है। कहती है हाँ सुना है। तो कहता भाई कोई बात नहीं मर्सिडीज, एडमंड ना सही तुम फर्नेंड सही है। और फिर आप ये जानते हैं फर्नेंड इसको क्या करता है, वो शादी का पूछता है, और मर्सिडीज जो है वो इसको अच्छा इंसान समझ के कि इसने बुरे वक्त में साथ दिया मेरा, वो इससे शादी के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह देखा जाए तो फर्नेंड अपने मकसद में, और वो मकसद क्या था, मर्सिडीज को हासिल करना, उसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन गलत तरीके से कामयाब होता है, और एडमिन एक अच्छे इंसान को इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। ठीक है जी। अब सीन क्या है कि चले सर मर्सिडीज की और फर्नेंड की शादी हो गई, अब कहानी जो है वो रवा दवा है। अब आप ये जानते हैं कि यहां से एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और वो करेक्टर कौन सा है? आप ये जानते हैं फर्नेंड और मर्सिडीज का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, अल्बर्ट। सही है भाई। यानी कि वो जो करेक्टर में हमने आपको नहीं बताया था कि भाई अल्बर्ट कौन है, तो अल्बर्ट बेसिकली कौन है, मर्सिडीज और फर्नेंड का बेटा है जिसका नाम क्या है, अल्बर्ट। और हमने आपको बताया था कि अल्बर्ट का एक दोस्त था बीचम, जिसका नाम क्या बताया था हमने, बीचम। और बताया था हमने कि पेरिस न्यूज़पेपर का कौन है, वो एडिटर। सही। तो अब ये कैरेक्टर एक ऐड हो गया इसके अंदर, हमारी कहानी के अंदर। अब कहानी आगे चल रही। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो आप ये जानते हैं हालात में तब्दीली आती है, और कहा जाता है जहां ये लोग रहा करते थे वहां पर एक वॉर का आगाज होता है, एक जंग छिड़ जाती है। और वो जंग किस किस के दरमियान होती है? वो जंग होती है किस किस के दरमियान? कहा जाता है टर्किश, सही है ना, टर्क्स वर्सेस फ्रेंच के दरमियान होती है। सही है ना। यानी ये सारे के सारे लोग फ्रेंच वाले हैं, सही है ना, और ये टर्क से इनकी फाइट होती है और जंग होती है। और टर्क्स जो होते हैं वो बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाते हैं किसको, फ्रेंच लोगों को। ठीक है ना। यानी इन तमाम लोगों को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचता है, इनके मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचता है, और इतना नुकसान पहुंचता है कि इनकी आर्मी जो होती है वो नाकाफी पड़ जाती है लड़ने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ऐलान करती है फ्रेंच लोगों से, सही ना, कि भाई आओ और आकर अपने मुल्क को बचाओ और आर्मी में ज्वाइन करो। तो कहा यह जाता है उसी टाइम पर मौका देखकर ये जो मछेरा फर्नेंड था, सही है ना, ये अपना मछेरापन छोड़ता है। सही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका जो प्रोफेशन था वो तो एक इंतहाई लो दर्जे का प्रोफेशन था, मछलियां पकड़ता था, ये सिर्फ मछेरा था। तो ये मौका देखकर क्या करता है, ये क्या करता है, ये चला जाता है कहां पर, ये आर्मी में चला जाता है। सही ना। और आर्मी में भर्ती हो जाता है, ये जंग चल रही थी, हालत जंग थी। और आप भी जानते हैं आर्मी में जाकर, चूंकि ये सीनियर बंदा था, सही ना, उम्र भी थी इसकी, ठीक है ना, तो कहा यह जा रहा है कि इसको एजाजी तौर पर क्या बना दिया जाता है आर्मी के अंदर, इसको कैप्टन बना दिया जाता है। यानी ये कहलाने लग जाता है क्या, ये कहलाने लग जाता है कैप्टन फर्नेंड। सही। अब चूंकि कप्तान बना दिया गया इसको, तो कप्तान बनने के साथ फिर इसको एक कमांड दी जाती है, इसको एक ऑर्डर मिलता है। और वो ऑर्डर क्या होता है, इससे कहा जाता है भाई आपने जाकर एक जगह का कहने दिफा करना है, और वो जगह कौन सी थी वो आपको बताते हैं। इसकी ड्यूटी लगाई जाती है कहां पर, इसकी ड्यूटी लगाई जाती है एक किले की तरफ। सही ना। ये किला है, लाइका किला। सही ना। और इस किले का नाम क्या बता, इसको किले को आप जानते हैं फोर्ट कहा जाता है। शॉर्ट में आप इसको फोर्ट लिख सकते हैं, और अगर पूरा वर्ड लिखना चाहें तो ये फोर्ट्रेस कहलाता है, किला कहते हैं। ठीक है। और इस फोर्ट्रेस का नाम क्या था, यानीना। सही है। YANINA, यानीना नाम का एक किला था। और यहाँ पर कैप्टन फर्निंड को ड्यूटी लगाई गई। सही है ना। और कहा गया भाई आपके साथ ये सोल्जर्स हैं, और आपने जो है ना क्या करना है, अपने मुल्क का दिफा करना है, आपने यहाँ से जाके लड़ना है, फाइट करनी है। तो कहा यह जा रहा है कि फाइट तो ये कम करता है, बल्कि कैप्टन फर्निंड क्या करता है, ये मिल जाता है किसके साथ, ये टर्क्स वालों के साथ मिल जाता है, यानी टर्की वालों के साथ मिल जाता है, और गद्दारी करता है और ट्रेटर करता है, अपने मुल्क को बिट्रे करता है, धोखा देता है। सही ना। और कैप्टन फर्निंड टर्की वालों के साथ मिलकर गद्दारी करता है, और अपने मुल्क का ये इलाका, ये फोर्ट जो है ये क्या करा देता है, सरेंडर करा देता है टर्की वालों को। सही ना। और इस गद्दारी के बदले टर्की वाले क्या करते हैं,
टर्की वाले इसको लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइब देते हैं। सही है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइब से मुराद एक बहुत बड़ी रिश्वत देते हैं इसको, सही ना। और जाहिर सी बात है, अब ये किला इसने हरवाया है, ये अकेला मिला है, सोल्जर्स तो मिले नहीं है दुश्मनों के साथ, तो ये क्या करता है, अपने सोल्जर्स को खुद मरवा देता है कैप्टन फर्मी, ठीक है ना। और टर्की वालों से रिश्वत लेता है और ये फोर्ट्रेस जो है वो क्या करा देता है, सरेंडर करा देता है, कहने के उनके हवाले करा देता है। और कैप्टन फर्नेंड फिर यहाँ से क्या हो जाता है, वापस भाग जाता है अपनी आर्मी के पास और जाकर ऐसी रोना धोना करता है कि भाई जो है ना, कह लें कि हम बड़ा अच्छा लड़े और हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर बड़ा शदीद हमला किया और हमने बड़ा डट के मुकाबला किया, लेकिन हम जो है ना डिफेंड नहीं कर सके अपने इलाके को, और फाइनली क्या हो गया, उस इलाके पर टर्क्स का कब्जा हो गया, हमारे सारे सोल्जर मारे गए और मैं बड़ी मुश्किल से बच के भाग कर आया हूँ यहाँ पे। तो ये सारी ड्राइवरी करता है उनके सामने। तो आर्मी कहती चले कोई बात नहीं भाई, जंग का हिस्सा है, हार जीत तो होती है। तो अब क्या चाहते हैं हम, कैप्टन फर्नेंड कहता है नहीं मैं एक अच्छा ऑफिसर साबित नहीं हो सका, मैं एक अच्छी कमांड नहीं कर सका, मतलब ऐसी इमोशनल बातें करता है। तो भाई फौज कहती है आप चाहते क्या है, कहता है भाई मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना आर्मी को खैरबाद करूं, मैं शायद आर्मी के इस लायक नहीं समझता अपने आप को, लिहाजा मैं आर्मी छोड़ना चाहता हूँ। तो आर्मी कहती है भाई ठीक है, आप छोड़ना चाहते छोड़ दें। तो ये कैप्टन फर्नेंड जो है वहां से आर्मी को क्या करता है, खैरबाद करता है, और जो इसने ब्राइब ली थी वो छुपा उपा के ये क्या कर लेता है, ये एक साइड में लगा लेता है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि अब क्या होगा भाई, अब ये वाला हिस्सा तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अब आर्मी छोड़ने के बाद, रिश्वत लेने के बाद, गद्दारी करने के बाद अब क्या करें, अब इतना सारा पैसा मिला है वो कैसे हम यूज करें। तो आप ये जानते हैं कि फर्नेंड बहुत चीटर इंसान था, सही ना। फर्नेंड ने वो सारी दौलत एकदम से इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसने क्या करा, उसने पहले छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए ताकि दुनिया को पूरा एक प्रोसेस दिखा सके कि देखो भाई पहले इसका एक छोटी सी दुकान थी, फिर उसके बाद इसकी 2 दुकानें हुई, फिर 3 दुकानें हुई, फिर 10 दुकानें हुई, फिर इसने एक बिल्डिंग खरीदी। इस तरह इसने क्या करा, इसने छोटे छोटे काम किए, छोटे छोटे कारोबार किए, और फिर आहिस्ता 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 इसने अपने आप को क्या किया, अमीर बनाया, उसी दौलत से जो इसने क्या ली थी, गद्दारी करके रिश्वत से हासिल की, ठीक है जी। तो यहां तक समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। अब आगे चलते हैं।